गुड इवनिंग। चलो एक बार कल जो पढ़े हैं एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, है ना। जिस भी चीज को आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी होगा। जिसको मेजर नहीं कर सकते वो नहीं होता। जितने भी इमोशंस होते हैं उसको हम मेजर नहीं कर सकते तो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। अब दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल मतलब जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं। पूरे फिजिक्स में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7। कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नंबर ऑफ मोल। ज्यादातर काम कितना आएगा हमारा? 5। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या चीज होता है? लाइट को नापने का पैरामीटर, है ना। लाइट तेज है कि कम है उसको नापने का पैरामीटर। मास को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम। लेंथ को एल। टाइम को, टेम्परेचर को थीटा। क्योंकि टाइम को हम लोग टी से डिनोट कर चुके हैं तो टेम्परेचर को करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए टेम्परेचर को थीटा। करंट को एम्पियर। क्यों? करंट का यूनिट होता है एम्पियर, इसलिए एम्पियर। इनके अलावा ये जो 7 हैं, इनके अलावा जो बच गया वो किस में चला जाएगा? ड्राइव। इन 7 के अलावा जो भी चीज बच गया वो ड्राइव में। एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ भी चीज सोच लो आप, सारा का सारा किस में चला जाएगा? ड्राइव में। समझ में आया इतना? फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, वो क्या होता है? जो इन दोनों को जोड़ता हो, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी दोनों को जो जोड़ता हो उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है आपको तो बेसिक क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लोगे आप लोग, ठीक है। कल कुछ कुछ चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिखाया था, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। एनर्जी का क्या होता है? ml2t-2। अब ये मुंह जबानी आपको याद होनी चाहिए, है ना। जो 6-7 तो मैं लिखाया हूं ना वो मुंह जबानी याद होनी चाहिए। फोर्स का mlt-2, है ना। एक्सेलरेशन का lt-2, वेलोसिटी का lt-1, स्पीड का lt-1। क्या दो अलग अलग क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है? हो सकता है। वेलोसिटी और स्पीड सेम है तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है। डेंसिटी का क्या होगा? ml-3, है ना। निकाल भी सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, ऊपर जाएगा तो एल का पावर -3, ml-3। यहां तक देख लिए थे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन मतलब फिजिक्स का फॉर्मूला, अगर कोई फिजिक्स में फॉर्मूला है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं किया तो फॉर्मूला गलत है, और कर गया तो मैच। हाँ, फॉर्मूला सही है बोलना गलत हो जाएगा। अगर मैच कर गया तो फॉर्मूला सही है ऐसा नहीं बोल सकते, फॉर्मूला डायमेंशनली सही है, ठीक है। अगर मैच नहीं किया तो गलत है, मैच कर गया तो फॉर्मूला डायमेंशनली सही है। समझ में आया? क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग इससे रिलेटेड, है ना। चलो और देखते हैं। चलो ये इक्वेशन दिया हुआ है, वी एफ इज इक्वल टू ए टी। वी मतलब वेलोसिटी। देखो स्मॉल वी लिखा हो ना, स्मॉल वी वेलोसिटी होता है और कैपिटल वी वॉल्यूम होता है, ठीक है। वेलोसिटी, फोर्स, टाइम और ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। टी मतलब टाइम, वी वेलोसिटी, एफ फोर्स, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1। फोर्स का ml-2। ए का निकालना है और ये टी है। क्या होगा? देखो m, फिर l का पावर 1 और 1 2 हो जाएगा। t का पावर देखो -2 और -1 -3। t का पावर 1 है, इधर जाएगा तो -1, -3 और -1 -4। तो ये a का डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml² t का पावर -4। समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, समझ लो। इसमें किसका फॉर्मूला, इसका किसमें डायमेंशन निकालना है? ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ए एक्सीलरेशन नहीं है ना,
ए मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं है, ए कुछ दूसरा चीज है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ये हो गया आंसर, फटाक से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो y इज इक्वल टू ए साइन ए टी माइनस के एक्स, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, ये एक्चुअल में ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, बाद में पढ़ेंगे। एसएचएम का इक्वेशन है, किसका? एसएचएम। एसएचएम कौन करता है? सिंपल पेंडुलम जो करता है ना, जो जैसे सिंपल पेंडुलम कल की क्लास में बताया था, रस्सी, बॉल, ये सीलिंग, बॉल को अगर मैं टच करूं तो ऐसा ऐसा होगा। ये जो मोशन है इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। पूरा चैप्टर है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस मोशन का जो इक्वेशन है वो ये दिया हुआ है, अभी उससे मतलब नहीं है अपने को, वो नहीं भी मालूम है तो चल जाएगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए साइन ए टी माइनस के एक्स। ए का मतलब क्या होता है पता है? ए मतलब बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या चीज होता है? जैसे कि यहां पर बॉल है, ये पहले रुका हुआ था यहां पर, जब मैं इसको पुश किया तो ये बॉल यहां से यहां गया, इसके ऊपर नहीं गया, फिर ये वापिस आया ना, यहां से यहां गया फिर वापिस आया। देखो जो विस्थापन है वो यहां से नाप रहे हैं हम लोग, आगे गया विस्थापन बढ़ा 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 बढ़ा, यहां तक विस्थापन हुआ, इसके बाद विस्थापन कम होना चालू हो गया, क्योंकि विस्थापन को यहां से नाप रहे हैं। यहां से यहां गया तो विस्थापन बढ़ा, उसके बाद जब वापिस आ रहा है तो विस्थापन कम होते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन से अधिकतम कितनी दूरी तक जा रहा है, ये होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से अधिकतम कितनी दूरी तक जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ एम्पलीट्यूड का मात्रक क्या होगा? एम्पलीट्यूड का मात्रक क्या होगा? है क्या एम्पलीट्यूड? मीन पोजीशन से दूरी तो है ना, अधिकतम दूरी बोला ना मैं, मीन पोजीशन से अधिकतम कितनी दूरी तक जा रहा है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, है ना? तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। डायमेंशन क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड का? एल। भाई लेंथ है ना एक प्रकार का, तो डायमेंशन क्या होगा? एल। समझ में आया? तो ये वही एम्पलीट्यूड है। क्लियर हुआ बात? तो ये इक्वेशन दिया हुआ y इज इक्वल टू ए साइन ए टी माइनस के एक्स। वाई क्या चीज है? y क्या है? विस्थापन। मतलब समझ लो बॉल यहां पर है, अभी y की वैल्यू कितनी है? 0। अब ये y बढ़ गया, और बढ़ गया, अधिकतम दूरी तक चला गया तो y की वैल्यू a हो गई। यहां पर y की वैल्यू कितनी हो गई? a। यहां पर y की वैल्यू कितनी है? 0। तो y मतलब क्या होता है? मीन पोजीशन से विस्थापन। y क्या है? मीन पोजीशन से विस्थापन। a क्या है? मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन। समझ में आ रहा है? मीन पोजीशन से विस्थापन, मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन। t मतलब समय, t का मतलब समय, और ये x मतलब भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ लो। अब इस क्वेश्चन में क्या है? a का डायमेंशन निकालना है और k का डायमेंशन निकालना है। a और k का क्या निकालना है? डायमेंशन। समझ में आया? कैसे सॉल्व करें इसको? देखो ट्रिक ये है इसमें। अच्छा पहली बात तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? सेम होगा कि अलग? सेम होगा। 3 केले में से 4, मैं अगर कल की क्लास में बताया था ना आपको, 3 संतरा और 4 संतरा तो टोटल 7 होगा। 3 संतरा और 4 केला जुड़ सकता है क्या? सेम चीज जुड़ सकते हैं, सेम चीज घट सकते हैं। अगर माइनस का साइन लगा हुआ है मतलब ये और ये सेम चीज होंगे, मतलब मात्रक दोनों का सेम होगा। अच्छा मात्रक दोनों का सेम होगा तो क्या?
टी का डायमेंशन क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो 1 लिख दिया। 1 क्यों भाई? एम एल टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं है, मास नहीं है तो 0 एम का पावर, लेंथ नहीं है तो पावर 0, टाइम नहीं है तो पावर 0। किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है? 1। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, साइन के अंदर वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ ना, डायमेंशन बोल रहा हूँ। इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो 80 का कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन नहीं है मतलब एम एल टी का पावर कितना होगा? 0। किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है? 1। तो 80 की वैल्यू कितनी आई? 1। टी मतलब समय है, तो ए का डायमेंशन क्या होगा बताओ? टी का पावर 1 उधर जाएगा तो -1, तो ए का डायमेंशन निकल गया टी का पावर -1। वैसे ही kx का डायमेंशन निकालना है, kx भी 1 के बराबर होगा। x क्या है? विस्थापन, मतलब इसका डायमेंशन l होगा ना, है ना l, तो k का क्या होगा? l इधर गया तो l का पावर -1, तो k का डायमेंशन होगा l का पावर -1, a का डायमेंशन क्या होगा? t का पावर -1। कंसेप्ट क्या है इसमें? कंसेप्ट क्या लग रहा है इसमें? साइन के अंदर कोई डायमेंशन नहीं होता। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 चीज अगर आप देख रहे हो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनके अंदर कुछ भी चीज का डायमेंशन नहीं होता। मतलब साइन के अंदर वैल्यू होती है ना, तुम लोग देखे होगे साइन 30 डिग्री बोलते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं साइन 30 डिग्री, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन π/6। दोनों बात बराबर है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री के टर्म्स में। वैसे तो वैल्यू 3.14 होती है, डिग्री के टर्म्स में कितनी होती है? 180। 180/6 30, दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर इसका कोई डायमेंशन है क्या? 30 डिग्री कोई डायमेंशन है? डिग्री का कोई डायमेंशन नहीं होता। डिग्री का यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता, है ना। देखो डिग्री का मात्रक होता है, डिग्री का यूनिट क्या होता है? रेडियन, है ना, लेकिन डायमेंशन नहीं होता डिग्री का। तो साइन के अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इसीलिए हम लोग 1 लेके सॉल्व किए। समझ में आया? नोट करो, फिर और क्वेश्चन करेंगे। कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है तो पूछना मेरे से, है ना। आगे बढ़ूं? कर लिए नोट? देखो थोड़ा सा और समझाता हूं इसको, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। y इज इक्वल टू ए साइन, क्या लिखा था मैं? kx माइनस ओमेगा टी, ये लिखा था 80 माइनस kx, ये लिखा था मैं आपको क्या बोला? साइन के अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। इसको थोड़ा ऐसा भी समझ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं इसमें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन मैच करना चाहिए। लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या है? L, राइट साइड का डायमेंशन एम्पलीट्यूड, इसका क्या होगा? L। मैच कर गया। अगर तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, तभी तो मैच करेगा। इसका डायमेंशन L, इसका डायमेंशन L,
तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, तभी तो मैच करेगा। अगर इसका डायमेंशन हो जाता तो मान लेते इसका डायमेंशन टी है, तो मैच करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वही चीज ऐसा भी सोच सकते हो आप लोग। या फिर एक सिंपल सा याद रखना, साइन के अंदर, साइन के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो उसके अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होते हैं। क्लियर हुआ बात? वैसे ही अगर किसी में लॉग दिख गया आपको, क्या दिख गया? लॉग। लॉग के अंदर कोई भी चीज लिखा हुआ है तो वो डायमेंशन लेस होता है। कहीं पर भी आपको लॉग दिख गया, उसके अंदर कोई भी चीज लिखा है तो क्या होता है? डायमेंशन लेस। जैसे कि मान लेते हैं आपको लिखा हुआ है लॉग 80 माइनस बीटी स्क्वायर, ऐसा कुछ इक्वेशन में कहीं पर ये दे दिया है, कहीं पर भी इक्वेशन में आपको ये दिख गया है ना, और आपको बोलेगा ए और बी का डायमेंशन निकालना है, ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? लॉग 80 माइनस बीटी स्क्वायर, ए और बी का क्या निकालना है? डायमेंशन। कंसेप्ट क्या है? लॉग के अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो 80 का डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। 80 का डायमेंशन नहीं होगा मतलब 1 होगा, तो ए का डायमेंशन क्या होगा? टी का पावर -1। वैसे ही बीटी स्क्वायर डायमेंशन नहीं होगा तो 1 होगा मतलब, तो बी का डायमेंशन क्या होगा? टी का पावर -2। कंसेप्ट समझ में आया? जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उसका डायमेंशन नहीं होता, लॉग के अंदर डायमेंशन नहीं होगा। वैसे ही एक और चीज याद रखना, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। ई की वैल्यू ना लगभग 2.7 के आसपास होती है। जैसे पाई होता है ना 3.14 पाई की वैल्यू, वैसे ही ई की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 2.7 के आसपास। अब ई का पावर होता है, ई का क्या होता है? पावर। कहीं पर भी आपको इक्वेशन में ऐसा कुछ दिख गया, ई का कुछ पावर दिया हुआ है, मान लेते हैं आपको दिया हुआ है ई का पावर बीटी दिया हुआ है, मान लेते हैं, या ई का पावर बीटी माइनस सी टी स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। तो ई के पावर का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। जैसे लॉग के अंदर डायमेंशन लेस होता है, साइन के अंदर डायमेंशन लेस होता है, वैसे ही ई का भी पावर क्या होगा? डायमेंशन लेस। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब इसमें क्वेश्चन बोल दिया बी का और सी का डायमेंशन निकालो, तो ई का पावर है, डायमेंशन नहीं होगा, तो बीटी की वैल्यू क्या होगी? 1, तो बी टी का पावर -1 होगा। वैसे ही सी टी स्क्वायर 1 होगा, तो सी क्या होगा? टी का पावर -2। समझ में आया? नोट करना। हो गया? चलो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। और देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू v0/α 1 माइनस अल्फा टी, जहां पर x क्या है? विस्थापन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है x क्या है? विस्थापन। t क्या है? समय। आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना है, v0 का डायमेंशन निकालना है। इस क्वेश्चन में अल्फा और v0 दोनों का क्या निकालना है? डायमेंशन। सवाल समझ में आया? सॉल्व कैसे करें? देखो, हमारे को पता है
ई का जब भी पावर दिखेगा आपको, इसका डायमेंशन नहीं होता है, तो अल्फा इंटू टी इसका डायमेंशन नहीं होगा, मतलब क्या लिखे अपन 1, तो अल्फा का कितना आया, टी का पावर -1 आ गया, एक आंसर निकल गया हमारा। अब वी नॉट अल्फा का आ गया, वी नॉट का कैसे निकाले, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखो एक्स है यहां पर, इक्वल टू के लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या है, एल, भाई एक्स है ना, इसका डायमेंशन एल होगा, इसका तो कुछ होता ही नहीं है डायमेंशन, तो इसका मतलब वी नॉट बाई अल्फा का डायमेंशन भी एल होगा, अगर इसका डायमेंशन एल है तो वी नॉट बाई अल्फा का भी डायमेंशन क्या होगा, एल। अल्फा का हम लोग निकाले क्या, क्या निकाले, टी का पावर -1, इधर चला गया एल टी का पावर -1, ये वी नॉट का निकल गया, तो वी नॉट का भी निकल गया, अल्फा का भी निकल गया। कंसेप्ट इसमें क्या लगा है, ये वाला ई का पावर जब भी दिखेगा आपको उसका डायमेंशन नहीं होता, उससे अल्फा निकल गया, और अल्फा निकल गया तो यहां पर से वी नॉट निकल गया, नोट करना। हो गया, और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, y मतलब विस्थापन है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, y मतलब विस्थापन, a मतलब एम्पलीट्यूड, a मतलब एम्पलीट्यूड, t मतलब समय, और v मतलब वेलोसिटी यानी वेग। ये वेग है, ये समय है, ये विस्थापन, और ये भी क्या है, विस्थापन। a और b का डायमेंशन निकालना है, a का भी निकालना है और b का भी निकालना है। कैसे सॉल्व करें, लॉग दिख गया आपको, लॉग के अंदर डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब 80, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, 80 का क्या होगा 1, तो a की वैल्यू t का पावर -1, खत्म। वैसे ही vb का भी 1 होगा, v का क्या होता है l t -1 इंटू b, ये 1 होगा, तो b कितना आ रहा, ये इधर गया, l का पावर -1 इंटू t, a का निकल गया, b का निकल गया, समझ में आया, नोट करना। हो गया, आगे बढ़ूं, चलो और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इक्वेशन दिया हुआ है, f इज इक्वल टू पी टी का पावर -1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, इसमें p क्या चीज है बताना है आपको, वेग,
त्वरण, विस्थापन, संवेग, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। कैसे करें? एफ क्या चीज है? फोर्स, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। टी क्या है? समय। पी का मान निकालना है आपको, पी क्या चीज है। कैसे करें? देखो एफ और पी टी का पावर -1 बराबर होगा, ठीक है। एफ का क्या होता है? ml t-2। अब ये याद हो गया आपको, पिछले क्लास में लिखाया था ना आपको। पी का निकालना है अपने को, टी का पावर -1, इधर गया तो +1 हो जाएगा। तो क्या लिखूं मैं? ml टी का पावर क्या लिखूं? t-1 इज इक्वल टू पी आया। किसके साथ मैच कर रहा है? सोचो। देखो m मतलब मास हो गया, और l t-1 मतलब वेलोसिटी है क्या? मास इनटू वेलोसिटी संवेग होता है, संवेग के साथ मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन होगा। समझ में आया? नोट कर। हो गया? समझ में आया इतना? चलो अब थोड़ा सा थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े थे। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कैसा इक्वेशन? फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन मतलब फिजिक्स का फॉर्मूला। तो अगर कोई फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन मैच करना चाहिए। यही था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहला एडवांटेज क्या था इसका? इसकी मदद से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कोई फॉर्मूला सही है कि गलत। गलत है तो पक्का बोल सकते हैं गलत है, और सही है तो बोल सकते हैं कि डायमेंशनली सही है, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब इसका दूसरा एडवांटेज ये है, ये पहला एडवांटेज था जो अभी हम जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं ना, ये पहला एडवांटेज था कि कोई फॉर्मूला सही है कि गलत हम ये बता सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या है दूसरा एडवांटेज? बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या निकाल सकते हैं? रिलेशन निकाल सकते हैं। ये बहुत मजेदार चीज है, अभी अपन करेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या चीज है, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा लगेगा आपको। तो लिखना, दूसरा एडवांटेज ये है टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारे भौतिक राशि के बीच में संबंध स्थापित करना। टू स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। है ना, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं हम लोग। अब देखो ये क्या चीज है, समझते हैं इसको, ये मजेदार चीज लगेगा आपको बहुत। जैसे कि मैं आपको कल फॉर्मूला लिखाया था, याद है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओवर L बाई जी। कल की क्लास में देखे थे क्या इसको? है ना, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। सरल लोलक क्या होता है? ये रस्सी है, यहां पर सीलिंग है समझ लो, है ना, और यहां पर क्या है? बॉल। ये बॉल आगे पीछे, जैसे झूला आगे पीछे होता है ना, वैसे ही है। तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड क्या होता है कल बताया था ना मैं आपको, जितने समय के बाद कोई मोशन रिपीट हो, जितने समय के बाद कोई भी मोशन रिपीट हो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे कि यहां से यहां गया 3 सेकंड लगा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, टोटल कितना समय लगा? 3 3 6 3 9 3 12। अब ये 12 सेकंड के बाद रिपीट होगा क्या? होगा पैटर्न जी। आप ये सोचो टाइम पीरियड क्या होता है? जितने समय के बाद पैटर्न रिपीट हो, जितने समय के बाद पैटर्न क्या हो? रिपीट हो, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। आप सोचो ये ऐसा ऐसा कर रहा है, पैटर्न को देखना, यहां से यहां गया,
फिर आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, इसके बाद रिपीट होगा ना। देखो स्टार्ट यहां से हुआ, पहले यहां गया, फिर वापस आया, फिर पीछे गया, फिर वापस आया, इतने समय के बाद फिर रिपीट होगा ये चीज। तो मान लेते हैं 3 सेकंड लगा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, कितना हो गया 12। 12 सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा 12 सेकंड। टाइम पीरियड का बेसिक मतलब ये होता है जितने समय के बाद पैटर्न रिपीट हो। क्या रिपीट हो? पैटर्न रिपीट हो, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, समझना। ये कर्व दिख रहा है आपको, ये साइन का कर्व है। किसका कर्व है? साइन के कर्व। अब ये पैटर्न देखो रिपीट होगा, यहां पर से रिपीट हुआ, फिर देखो रिपीट हुआ। मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक का जो समय है वो 6 सेकंड है। मेरे को बताओ टाइम पीरियड कितना होगा? इस पैटर्न का टाइम पीरियड कितना है? यहां से लेकर यहां तक 6 सेकंड है। देखो 6 सेकंड के बाद पैटर्न रिपीट हो गया, तो उसका टाइम पीरियड कितना है? 6 सेकंड। टाइम पीरियड का मतलब ही होता है जितने समय के बाद पैटर्न रिपीट हो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इस एग्जांपल के हिसाब से टाइम पीरियड कितना है? 6 सेकंड। समझ में? एक और एग्जांपल देता हूं तो और क्लियर होगा। जैसे कि एक पर्सन है जो गोल घूम रहा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 7 मीटर, ठीक है, गोल घूम रहा है, ए पॉइंट है, इसको ए पॉइंट से स्टार्ट किया, देखो स्टार्ट किया ए पॉइंट से, गोल घूमा, वापिस आ गया ए पॉइंट में। एक चक्कर लगाने में इसको 3 सेकंड लगा। कितना लगा? 3 सेकंड। टाइम पीरियड कितना होगा इसका? 3 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड के बाद फिर रिपीट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड 3 सेकंड। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कितने समय के बाद कोई पैटर्न रिपीट हो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ये हर जगह काम आएगा आपका। इसके हिसाब से टाइम पीरियड 6 सेकंड, इसके हिसाब से 3 सेकंड, अभी जो मैं एग्जांपल दिया था उसके हिसाब से 12 सेकंड। समझ में आया? तो वैसे ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। L क्या चीज है? लेंथ। किसका लेंथ? रस्सी का लेंथ। समझने के लिए अभी समझ लेना रस्सी का लेंथ, एक्चुअल में रस्सी का लेंथ नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना चैप्टर तो मैं बताऊंगा वो रस्सी का लेंथ नहीं है। यहां पर बॉल भी था ना, तो वहां पर भी चीजें लिंक होती है। तो L एक्चुअल में रस्सी का लेंथ नहीं है, अभी समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि रस्सी का लेंथ है। और G का मतलब ग्रेविटी। A और G में क्या फर्क है? A भी त्वरण है, G भी त्वरण है। फर्क क्या है दोनों में? अर्थ के कारण अगर त्वरण आ रहा है तो G लिखेंगे, अर्थ के कारण नहीं आ रहा है तो A लिखेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ये एक्चुअल डेरिवेशन से आया हुआ फॉर्मूला है ना, एक्चुअल डेरिवेशन से आया हुआ फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन क्या है समझना। क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड रस्सी के लेंथ पे निर्भर कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है? रस्सी के लेंथ पे। और ग्रेविटी पे निर्भर कर रहा है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड रस्सी के लेंथ पे निर्भर कर रहा है और ग्रेविटी पे निर्भर कर रहा है। और इनके बीच में रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन। मान लेते हैं ये चीज नहीं पता अपने को, ये चीज हमको नहीं पता, देखना ये चीज को हम लोग ले आएंगे, ये चीज को हम लोग लाएंगे। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड रस्सी के लेंथ पे निर्भर कर रहा है और ग्रेविटी पे निर्भर कर रहा है, ऐसा बोला है। और आपको रिलेशन लाना है इनके बीच में। क्या लाना है? रिलेशन। क्वेश्चन लिखना, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड रस्सी के लेंथ और गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। इनके बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये बोला टाइम पीरियड निर्भर कर रहा है
इसको प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। समानुपाती बोलते हैं हिंदी में शायद, है ना? तो टाइम पीरियड लेंथ पे निर्भर कर रहा है और ग्रेविटी पे निर्भर कर रहा है। मान लेते हैं लेंथ का पावर ए, लेंथ का पावर ए और ग्रेविटी का पावर बी पे निर्भर कर रहा है। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू एल का पावर ए जी का पावर बी। ये सॉल्यूशन बता रहा हूं ना मैं, समझ में आया? अब देखते जाना। टी प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनल रहने देते हैं। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है कि, है ना? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो एल का पावर ए। ग्रेविटी है तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 2 का पावर बी। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है यहां पर। टी इज प्रोपोर्शनल टू, अब एक काम करते हैं, एल वाले को इकट्ठा कर लेते हैं और टी वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। एल का पावर क्या है? ए। एल का पावर क्या है? बी। तो पावर जुड़ जाते हैं, एल का पावर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। टी का पावर क्या है यहां पर? माइनस 2b। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट करते हैं। इसको इक्वल मान लेना थोड़े समय के लिए। प्रोपोर्शनल मतलब क्या है? इक्वल मान लो। तो इक्वल के लेफ्ट, अगर ये फिजिकल इक्वेशन है, सही है, तो इक्वल के लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन मैच करना चाहिए। अच्छा, यहां पर एल तो नहीं है, यहां पर एल क्या है? देखो यहां पर एल है क्या? एल नहीं है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एल का पावर 0। किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, तो यहां एल नहीं है, तो एल का पावर क्या मान सकता हूं? 0। फायदा क्या होगा? देखो अब पावर इक्वेट करते हैं। यहां ए प्लस बी है पावर, और यहां पर क्या है? 0। इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 0। अच्छा, टी का पावर यहां पर क्या है और वहां पर -2b, इसका मतलब -2b की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहां पर से देखो ध्यान से, b की वैल्यू निकल जाएगी -12। b की वैल्यू -12 निकली, तो यहां पर पुट करेंगे -12, इधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहां पर से कितनी आ जाएगी? +12। a और b की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम लोग। कहां पर? यहां पर। देखो t इज प्रोपोर्शनल टू l का पावर a है, a की वैल्यू कितनी है? हाफ। l का पावर हाफ इंटू g का पावर b है, b की वैल्यू क्या है? -12। ये -12 लिखा। इतना समझ में आया? देखो पावर हाफ का मतलब रूट होता है। पावर हाफ का मतलब क्या होता है? रूट। तो रूट एल हो गया। अच्छा, पावर -12 है मतलब 1 होगा। जैसे कि मैं बोलता हूं 3 का पावर -1 मतलब 1/3 होगा ना। वैसे ही g का पावर -12 मतलब 1/g का पावर हाफ, यही होगा। और g का पावर हाफ मतलब √g होगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो इसको, t इज प्रोपोर्शनल टू L/g का रूट लिख सकता हूं, √L/√g ऐसा लिख सकता हूं। तो देखो हमारा संबंध आ गया हमारे में। एक्चुअल, देखो ये तो एक्चुअल फॉर्मूला है। हम लोग डायमेंशन की मदद से फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, बस यहां पर 2π की वैल्यू नहीं ला पाया मैं यहां पर। बाकी √L/g देखो ले आया, जबकि मैं एक्चुअल डेरिवेशन नहीं किया हूं। ये एक्चुअल डेरिवेशन है क्या? ये एक्चुअल डेरिवेशन है ही नहीं। ये तो हम डायमेंशन की मदद से लाए हैं, ये एक्चुअल डेरिवेशन नहीं है। एक्चुअल डेरिवेशन से ये आया हुआ है। किससे आया हुआ है ये? एक्चुअल डेरिवेशन से ये आया हुआ है। एक्चुअल डेरिवेशन हम लोग करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? अभी मैं एक्चुअल डेरिवेशन से नहीं लाया हूं, मैं डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला लाया हूं। तो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर तक पहुंच गए हम लोग। बस ये कांस्टेंट की जो वैल्यू है 2π की वैल्यू हम लोग नहीं ला पा रहे हैं, बस यही फर्क है। तो डायमेंशन की मदद से हम लोग फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं ला सकते। समझ में आया? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी और क्वेश्चंस करेंगे सर, तो क्लियर होगा आप लोग को।
हो गया? आगे बढ़ूं? देखो अभी और क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर होगा आपको। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना, पहले मैं लिखा दूंगा। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पे निर्भर करता है और वेग पे निर्भर करता है, इनके बीच संबंध स्थापित करें। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है और वेग पे निर्भर कर रहा है, इनके बीच संबंध स्थापित करें। लिखेंगे क्वेश्चन जल्दी से। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान तथा वेग पे निर्भर करता है, इनके बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, देखो ये जो है ये एक्चुअल फॉर्मूला है। क्या है ये? एक्चुअल फॉर्मूला। मान लेते हैं हमको वो नहीं पता, तब भी हम लोग ले आएंगे। कैसे सॉल्व करें? गतिज ऊर्जा निर्भर कर रहा है किस पे? द्रव्यमान पे, उसका पावर ए ले लेते हैं, और वेग पे निर्भर कर रहा है, उसका पावर बी। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पे निर्भर कर रहा है, इसका पावर ए, इसका पावर बी। अब कुछ नहीं करना, सेकंड स्टेप में तोड़ दो इसको। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा है, दुनिया में कोई भी ऊर्जा है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इसका क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एम का पावर ए, वेग को तोड़ देते हैं, क्या होता है वेग का? एल टी माइनस वन का पावर बी। अब क्या कर लेते हैं, पावर को इकट्ठा कर लेते हैं। एम का पावर ए, एल का पावर बी, टी का पावर माइनस बी। यहां पर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखो अननोन कितने हैं? ए और बी, दो अननोन है। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। यहां एम का पावर ए और यहां एम का पावर वन। पावर को इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू वन आ गई, काम खत्म। एल का पावर यहां बी और यहां पर टू, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? टू। काम खत्म हो गया हमारा। ए और बी की वैल्यू आ गई, यहां पर पुट कर देते हैं। तो के इज प्रोपोर्शनल टू एम का पावर ए की वैल्यू वन थी, वी का पावर बी की वैल्यू टू, तो के इज प्रोपोर्शनल टू एम का पावर वन, मतलब एम इंटू वी स्क्वायर। देखो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर आ गया हमारा, आया स्ट्रक्चर। बस वो जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना, वो नहीं ला पाते हम लोग। तो डायमेंशन की मदद से हम लोग फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं ला पाते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी? एक्चुअल डेरिवेशन से। जब हम लोग एक्चुअल डेरिवेशन करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू पता चलती है। नोट करेंगे। समझ में आया? और क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर होगा आप लोग को। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका? mgh, पढ़े होगे आप लोग, है ना। इसको भी डराइव करते हैं फटाफट। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे निर्भर कर रहा है? मास पे, ग्रेविटी पे, हाइट पे, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। ये एक्चुअल फॉर्मूला है,
हम लोग डायमेंशन से निकालेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मास पे, गुरुत्वीय त्वरण पे और हाइट पे निर्भर करता है। मास, गुरुत्वीय त्वरण और हाइट पे निर्भर करता है। इनके बीच संबंध स्थापित करें। इनके बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, देखो फटाक से कैसे सॉल्व करें अपन। क्या बोला क्वेश्चन में, पोटेंशियल किस पे निर्भर कर रहा है? मास पे, ग्रेविटी पे और हाइट पे, ये तीन चीज पे निर्भर कर रहा है। इसका पावर क्या मान ले? ए, इसका बी, इसका सी। अब देखो, है तो ये एनर्जी, दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, हर एनर्जी का डायमेंशन एक ही होगा। क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एम का पावर ए। अब इसको तोड़ लो आप। ग्रेविटी है तो त्वरण, क्या है ये? त्वरण है ना। अगर अर्थ के कारण त्वरण आता है तो उसको जी लिखते हैं। त्वरण का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस टू का पावर बी। हाइट एक प्रकार का लेंथ ही तो है। ऊंचाई मतलब कैसे नापोगे? लेंथ से ही नापोगे ना। एल का पावर सी। अब क्या करना, पावर एम के पावर को इकट्ठा कर लो, एल के पावर को इकट्ठा कर लो और टी के पावर को इकट्ठा कर लो। एम का पावर कितना है? ए, यहां पर तो नहीं मिल नहीं रहा। एल का पावर यहां बी और यहां सी, तो एल का पावर बी प्लस सी हो जाएगा। टी का पावर माइनस टू बी। ठीक है, और यहां पर क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब पावर को इक्वेट कर लो। देखो कितने अननोन है? ए बी सी, तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन चाहिए अपने को। एम का पावर यहां पर वन, यहां पर ए की वैल्यू वन आई, आ गया वैल्यू। एल का पावर टू और यहां पर बी प्लस सी, इसका मतलब बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है? टू। देखो ए की वैल्यू तो निकल चुकी है। टी का पावर माइनस टू, माइनस टू है यहां पर, और यहां पर माइनस टू बी। माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस कैंसल, टू टू कैंसल, बी की वैल्यू कितनी आई? वन। समझ में आया? देखो बी की वैल्यू वन आई, यहां पर पुट करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? वन। इसका मतलब ए की भी वैल्यू वन आई, बी की वैल्यू वन आई, सी की वैल्यू वन आई। पुट कर दे। पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम का पावर ए वन, जी का पावर बी वन, सी का पावर, सॉरी एच का पावर सी वन आया। किसी भी चीज का पावर वन मतलब वही रहेगा, एम जी एच। देखो वही आ गया फॉर्मूला हमारा। बस यहां पर वन है, यहां पर हम लोग को ये नहीं पता चल पा रहा है कि यहां पर एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी। तो डायमेंशन की मदद से हम लोग स्ट्रक्चर तो बना दिए फॉर्मूले का, बस वो कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो नहीं निकाल पाते हम लोग। क्लियर हुआ? नोट करके। हो गया? समझ में आ रहा है? चलो एक और देखते हैं हम लोग।
जैसे मैं बोल रहा हूं ना, साउंड की स्पीड का फॉर्मूला होता है, न्यूटन ने बताया था, साउंड की स्पीड का फॉर्मूला होता है ई अपॉन रो। रो मतलब तो घनत्व, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम जो होता है, तो रो तो डेंसिटी होता है, रो मतलब, ठीक है। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, m बटे एल क्यूब, तो m l का पावर -3। ई को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। अभी के लिए ये समझ लो, ई का जो डायमेंशन होता है ना, वो प्रेशर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रेशर के। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, ई का डायमेंशन किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर। देखो क्वेश्चन क्या है समझना, ये तो फॉर्मूला लिख दिया मैं आपको डायरेक्ट, है ना। क्वेश्चन ये है, साउंड का जो वेग है, साउंड की जो स्पीड है, वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और घनत्व पे निर्भर कर रहा है। साउंड की स्पीड किस पे निर्भर कर रही है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और घनत्व। घनत्व किसका? माध्यम का घनत्व पे निर्भर कर रही है। तो इनके बीच में संबंध स्थापित करना है। और ये दिया हुआ है आपको, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर, ठीक है। लिख लोगे क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? साउंड का स्पीड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और घनत्व पे निर्भर कर रहा है, इनके बीच संबंध स्थापित करो। फटाक से लिखो, साउंड की स्पीड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और घनत्व पे निर्भर करता है, डेंसिटी पे। इनके बीच संबंध स्थापित करें। और एक और चीज दिया हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन है वो प्रेशर के बराबर है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन किसके बराबर है? प्रेशर के बराबर। ये भी दिया हुआ है आपको। हो गया? करे सॉल्व? क्या दिया है क्वेश्चन में? स्पीड किस पे निर्भर कर रहा है? ई पे और रो पे। ई का पावर ए, रो का पावर बी। अब क्या करते हैं हम लोग? तोड़ दें। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन ई। अच्छा, रो का क्या होता है? एम एल -3, यही होता है, का पावर बी। ये समझ में आ रहा है? ई, अब ई का डायमेंशन नहीं पता अपने को, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया ई का डायमेंशन किसके बराबर है? प्रेशर। प्रेशर का तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। देखो, हर का डायमेंशन रटना नहीं है। किसका किसका रटना है आपको? वेलोसिटी रटा गया होगा आपको, वेलोसिटी और स्पीड पता है, एक्सिलरेशन रटा गया होगा आपको, मोमेंटम रटा गया होगा, फोर्स रटा गया होगा, एनर्जी। इन सब का बस याद रखना आपको। सब चीज का याद नहीं रख सकते अपन। वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, फोर्स, एनर्जी। वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, फोर्स, एनर्जी, इन सब का याद रखना। बाकी का जरूरत पड़ने पे निकाल लेंगे। जैसे प्रेशर है, अब इसका याद नहीं है मेरे को डायमेंशन। डायमेंशन निकालने के लिए बेसिक क्या है? फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। देखो, फोर्स का क्या होता है? एम एल टी -2, एरिया का एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम एल -1 टी -2। फटाक से निकाल लिए अपन साइड में रफ वर्क करके। तो ई का क्या हो जाएगा? एम एल -1 टी -2 का पावर ए। ये समझ में आया? अब क्या काम करना है? एम वाले को इकट्ठा कर लो। एम का पावर यहां पर क्या है? ए, यहां पर बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा। एल वाले को इकट्ठा कर लो। एल का पावर यहां पर -a, -3b। ये देखो -3 है ना, तो -a -3b हो गया। टी वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, -2a। यहां पर तो कुछ नहीं है। अच्छा, यहां पर एल टी -1, एम नहीं है यहां पर, और यहां पर है, तो मैं अगर m को लिखना चाहूं तो m का पावर क्या लिखूं? 0।
बात समझ में आया? कितने अननोन है हमारे पास? दो, तो दो इक्वेशन चाहिए अपने को। m का पावर 0, यहां a प्लस बी, इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना आएगा? 0। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से समझना, अगर मैं इस t और इस t को इक्वेट करूं तो फटाक से a निकल जाएगा, तो बीच वाले में अपन फंसे ही क्यों फालतू में, है ना? साइड वाले में निकलते, t का पावर -1 और यहां -2a, मतलब -2a का मान -1 आ रहा है। इससे a की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ। a आ गया हाफ, हाफ पुट करेंगे तो b कितना आएगा? -हाफ आएगा, प्लस हाफ इधर गया तो -हाफ। a और b निकल गया, काम खत्म। अब इसकी वैल्यू को कहां पुट कर दे? यहां पर, फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर 1। तो v इज प्रोपोर्शनल टू e का पावर a मतलब हाफ, रो का पावर b क्या है? -हाफ। तो v e का पावर हाफ मतलब √e, और ये क्या हो जाएगा? रो का पावर -हाफ है, तो 1 क्या हो जाएगा? √रो। तो v इज प्रोपोर्शनल टू e बाई रो का रूट। देखो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर आ गया, वैसी स्ट्रक्चर है हमारा, नोट करेंगे। समझ में आया? अब इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछता है समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बल, त्वरण, समय को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसे तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7, और उनमें ये नहीं है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बोल रहा है मान लेते हैं फोर्स, त्वरण और समय, इनको क्या मान रहे? फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेते हैं। ये है नहीं, है तो 7 वो। तो मान लेते हैं फोर्स, त्वरण और समय को क्या मान लिए? फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर ऐसा करते हैं तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा ये बताना है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन लिखना पहले, लिखना, यदि बल, त्वरण तथा समय, यदि बल, त्वरण तथा समय को मौलिक राशि माने, फंडामेंटल क्वांटिटी माने, तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा? चार ऑप्शन दिया हुआ है।
एफ टी स्क्वायर एफ माइनस वन ए स्क्वायर टी माइनस टू टी माइनस वन एफ ए स्क्वायर टी ए टी स्क्वायर, चार ऑप्शन दिया है। देखो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में भी, वही टेक्निक लगाना जैसे हम लोग किए थे, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, बल त्वरण और समय को क्या माने, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, चार ऑप्शन दे दिए आपको। ठीक, मान लेते हैं लंबाई इन तीनों पे निर्भर कर रहा है, लंबाई इन तीनों पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। लंबाई निर्भर कर रहा है किस पे, बल पे, त्वरण पे और समय पे, इन तीनों पे निर्भर कर रहा है। मान लेते हैं इसका पावर ए, इसका पावर बी, इसका पावर सी। अब आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, ये ए और ये ए अलग है ना, ये त्वरण वाला है। ठीक, अब कैसे करते थे हम लोग, बेसिक में तोड़ दो सबको। बल का विमीय सूत्र ml t माइनस टू का पावर ए का त्वरण है ना एल टी माइनस टू का पावर बी, और t तो समय ही है का पावर c। अब m वाले को इकट्ठा कर लो, m का पावर a और तो कहीं नहीं मिल रहा, l का पावर a और b, a प्लस बी हो जाएगा, t का पावर माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी, माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी, यही आ रहा है, समझ में आया। अच्छा यहां पर क्या है, सिर्फ L, M नहीं है तो M का पावर क्या लूं, सॉरी सिर्फ L है ना, M नहीं है तो M का पावर क्या मान लूं, जीरो, T नहीं है तो T का पावर क्या मान लूं, जीरो। कितने अननोन है हमारे पास, तीन, तो तीन इक्वेशन चाहिए। कैसे बनेगा, देखो M के पावर को इकट्ठा करें, यहां A है यहां जीरो है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, काम खत्म। L का पावर वन है, यहां A प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, वन। अच्छा A का मान कितना है, शून्य, तो यहां से B का मान कितना हो जाएगा, वन, तो यहां से B का मान कितना आ गया, वन। अच्छा T का पावर यहां जीरो है, यहां क्या है, माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी, जीरो है। देखो A का मान तो शून्य है, खत्म, B का मान वन है, तो माइनस टू इंटू वन माइनस टू हो गया, इधर गया तो प्लस टू, सी का मान कितना आ गया, टू। ए बी सी और तीनों आ गया, तीनों को यहां पर पुट कर दे, देखो आंसर अब निकल जाएगा, L इज प्रोपोर्शनल टू एफ का पावर ए, एफ का पावर ए जीरो हो गया, ए का पावर बी, बी का पावर वन है ना, और टी का पावर सी, सी कितना है, टू। देखो एफ का पावर जीरो मतलब है तो खत्म, वन हो जाएगा, तो L इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी स्क्वायर, ये आ रहा है, ए इंटू टी स्क्वायर कहां दिख रहा है, डी, ये आंसर होगा। समझ में आया, तो वैसे ही बनाना है अपने को। हो गया, समझ में आया ये, चलो।
तो ये दूसरा एडवांटेज मैं आपको पढ़ाया। दूसरा एडवांटेज क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं समझ में आया? तो इसकी मदद से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या निकाल सकते हैं? रिलेशन। अब इसके ड्रॉबैक हैं। क्या है ड्रॉबैक? क्या है ड्रॉबैक? देखो हम लोग जितना भी रिलेशन स्टैब्लिश किए थे, निकाले थे, एक्चुअल फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना दिए थे, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाए थे क्या? जैसे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, हम लोग रूट एल बाई जी निकाले थे, 2 पाई निकाले थे क्या? तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं निकाल पाते। इसमें कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं निकाल पाते, पहला डिसएडवांटेज है। लिखेंगे कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते इससे। अब देखो और क्या क्या डिसएडवांटेज है। जैसे एक फॉर्मूला है, एसएचएम का फॉर्मूला है, क्या इस फॉर्मूले को हम लोग जो टेक्निक लगाए थे अभी उससे डेराइव कर सकते हैं? देखो इसमें साइन आ गया, अब साइन को कहां से लाऊंगा मैं? प्रिंसिपल डायमेंशन से साइन तो नहीं आ सकता। तो अगर किसी फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसको हम लोग डायमेंशन की मदद से नहीं निकाल सकते। अगर किसी फॉर्मूले में लॉग आ गया, उसको हम डायमेंशन की मदद से नहीं निकाल सकते। अगर किसी फॉर्मूले में प्लस आ गया, देखो अभी जितना भी हम लोग डराइव किए कहीं पर भी किसी फॉर्मूले में प्लस आया था? नहीं, प्लस वाले को ला ही नहीं सकते हम लोग। तो अगर किसी फॉर्मूले में प्लस आ गया, माइनस आ गया, उस फॉर्मूले को हम लोग डराइव नहीं कर सकते। अगर किसी फॉर्मूले में लॉग आ रहा है, उस फॉर्मूले को हम लोग डराइव नहीं कर सकते। अगर किसी फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, उस फॉर्मूले को हम लोग डराइव नहीं कर सकते हैं इस टेक्निक से। ये सब ड्रॉबैक्स है। ठीक है, लिख लो इसको फटाक से। समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दो प्रकार का सिस्टम होता है, वैसे तो और भी टाइप होते हैं, हम लोग को बेसिकली दो देखना है, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोलेंगे? सिस्टम इंटरनेशनल। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल मतलब, स्पेलिंग को देख लेना, INTERNATIONAL, सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व में ये चीज चलेगा, नाम से समझ में आ रहा है। और सीजीएस, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये दो प्रकार का सिस्टम। अगर मैं मास की बात करूं तो एसआई सिस्टम में मास को हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर ग्राम से। देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो यहां सीजीएस सिस्टम में मास को ग्राम से और एसआई में केजी से। लेंथ को एसआई सिस्टम में मीटर से और सीजीएस सिस्टम में
सेंटीमीटर से, नाम से ही समझ में आ रहा है। टाइम को एसआई सिस्टम में सेकंड से, सीजीएस सिस्टम में भी सेकंड से। टाइम जो है ना, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम दोनों में क्या रहता है, सेम। बाकी मास और लेंथ अलग अलग रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को, फटाक से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब थोड़ा सा प्रीफिक्स और सफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, और सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। देखो प्रीफिक्स, ये थोड़ा याद करना है आपको, है ना, इसलिए अभी लास्ट लास्ट में पढ़ा दे रहा हूं, ताकि मंडे को आप लोग याद भी करके आ जाओगे, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। कुछ कुछ वर्ड सुने होंगे आप लोग, जैसे सेंटी, सेंटीमीटर बोलते हैं, वही चीज है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। जैसा मैं लिखा रहा हूं ऐसे ही याद करना है आपको। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। किससे डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल डी, स्मॉल सी, स्मॉल एम। माइक्रो को ना ऐसा डिनोट करते हैं, यू, है ना। नैनो को एन, पिको को पी। अब डेसी का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब होता है 10 का पावर -1। सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2। सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -2। देखो इसको प्रूफ भी कर सकता हूं मैं आपको। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। 10 का पावर 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो देखो 10 का पावर -2 मीटर 1 सेंटीमीटर हुआ। देखो ये मीटर है, ये मीटर है, आप कंपेयर करोगे तो यहां पर सेंटी है, यहां पर क्या है, 10 का पावर -2। मतलब सेंटी का मतलब क्या है, 10 का पावर -2 है। वही चीज तो लिखा हूं मैं, देखो सेंटी का मतलब 10 का पावर -2, वही चीज है। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। -1, -2, -3, फिर देखो कैसे चलेगा, -6, -9, -12। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ऐसे याद रखना। 1 2 3 6 9 12, 1 2 3 6 9 12, और सब माइनस में है, नोट करेंगे।
हो गया। ये 10 के नेगेटिव पावर थे, अब 10 के पॉजिटिव पावर देखते हैं। पॉजिटिव पावर डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, ठीक है। इसको डी से डिनोट करते हैं, के से नहीं, हेक्टो है ना, एच से, के से, एम जी टी। देखो वहां पर जैसा पैटर्न था ना, यहां पर भी वैसी है। वहां पर कैसा था पैटर्न याद करो, 1 2 3 6 9 12 नेगेटिव में था, यहां पर सब पॉजिटिव में है। 10 का पावर 1 2 3 6 9 12। देखो किलो का मतलब 10 का पावर 3 होता है। आप लोग सुनोगे 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। 1000 मतलब क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर, मीटर मीटर, ये किलो की जगह क्या आया, 10 का पावर 3। तो किलो मतलब होता है क्या, 10 का पावर 3। किलो एक फिगर है, किलो क्या है, एक फिगर, जिसका मतलब होता है 1000, वैसे ही है ना। हेक्टो एक फिगर है, हेक्टो का मतलब होता है 100। डेका का मतलब क्या होता है, 10। ऐसी ये सब जो है फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नोट करेंगे। हो गया। देखो कैसे याद करना है उसको, नेगेटिव पावर डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, ठीक है। पावर में क्या है, 1 2 3 6 9 12 नेगेटिव है सब। अब पॉजिटिव पावर क्या था, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। और पावर में वही है 1 2 3 6 9 12, ये पॉजिटिव है पावर, है ना। ये आप लोग याद करना, अगले क्लास में इससे रिलेटेड सवाल करेंगे हम लोग। कन्वर्जन में बहुत काम आता है। देखो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यूनिट को कन्वर्ट करोगे, उस चीज में बहुत काम आएगा। इसलिए ये जो चीज बता रहा हूं आपको, ये याद कर लोगे तो पूरा 11th और 12th में आपका पूरा काम आता है चीज, ठीक है। चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं एक बार अभी तक जितना पढ़े हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। दो टाइप की होती है, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 7, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोल। इसके अलावा जो बच गया वो डिराइव। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है अपने को, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, एक्सिलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, ये सब चीज का याद रखना है, मुंह जबानी होना चाहिए इतने चीजों का, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन मैच करना चाहिए, यही था, ठीक। इसकी मदद से हम लोग कोई फॉर्मूला सही है कि गलत बता सकते हैं। गलत है तो पक्का गलत है, सही है तो डायमेंशनली सही है, ये बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा चीज, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन। सवाल किए हम लोग बहुत सारा, ठीक। डिसएडवांटेज क्या है, पहला चीज कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। दूसरा, अगर किसी फॉर्मूले में साइन कॉस आ रहा है तो नहीं बता सकते। अगर किसी फॉर्मूले में लॉग आ रहा है तो नहीं बता सकते। अगर किसी फॉर्मूले में प्लस आ रहा है, जैसे कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, किसी भी फॉर्मूले में प्लस माइनस आ रहा है तो उसको हम डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी तो फिर लास्ट में ये देखे हम लोग, ठीक। फिर मंडे को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।